दोस्तों, बर्गर किंग और मैकडोनल्ड्स दोनों ही फास्ट फूड की दुनिया के लीडिंग चेन रेस्टोरेंट्स हैं, जिन्होंने लगभग दुनिया के हर देश में अपनी पहचान बनाई हुई है। लेकिन इन दोनों ही कंपनीज के बीच में एक हिस्ट्री जरूर है। वैसी ही हिस्ट्री जैसी कभी कोका कोला और पेप्सी के बीच थी अपनी फील्ड में नंबर 1 होने की। ये दोनों ही कंपनीज पिछले कई दशकों से एक दूसरे के साथ वॉर में है। कौन जीत रहा है ये वॉर और क्या है इस जंग का इतिहास, आइए जानते हैं हम आज की इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। वैसे तो अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो मैकडोनल्ड हमेशा से ही बाकी सभी बिजनेसेस से आगे रहा है और इस फील्ड में सबसे पहले कदम रखने के कारण वो इसके पायनियर भी हैं। लेकिन मैकडोनल्ड्स की जर्नी को बर्गर किंग बहुत इंटरेस्टिंग बना देता है, क्योंकि सिर्फ एक यही कंपनी है जो आज तक मैकडोनल्ड्स को हराने के इतने करीब पहुंची है और कई सालों से दूसरे नंबर की पोजीशन पर चल रही है। ये कहानी शुरू होती है 1953 से, जब मैकडोनल्ड्स से इंस्पायर होने के बाद केथ कैरमर और उनके फादर इन लॉ मैथ्यू बर्न्सबी फ्लोरिडा में एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट खोलने का प्लान बनाते हैं। उस वक्त एक नई मशीन मार्केट में आई थी जिसे इंस्टा ब्रॉयलर कहते थे और इस वजह से इन दोनों ने अपने रेस्टोरेंट का नाम रखा इंस्टा बर्गर किंग। लेकिन इस शुरुआत से ही आपको एक बात जरूर दिख जाएगी कि आखिर मैकडोनल्ड्स कितना सक्सेसफुल था। ये वो समय नहीं था जब हर शहर में मैकडोनल्ड्स के रेस्टोरेंट हुआ करते थे। इस समय मैकडोनल्ड्स सिर्फ अमेरिका के साउथ कैरोलिना स्टेट तक ही महदूद था, लेकिन फिर भी फ्लोरिडा जैसे दूसरे स्टेट में वो लोगों को इंस्पायर कर रहा था। बर्गर किंग शुरुआत में मैकडोनल्ड्स की ही चाल चलता है और धीरे धीरे उन्होंने भी खुद को एक चेन रेस्टोरेंट बिजनेस में तब्दील कर लिया और साथ ही साथ उन्होंने अपना आइकॉनिक वूपर भी 1959 में उसी समय लॉन्च किया था। लेकिन कुछ सालों में ही बर्गर किंग के ऊपर काफी सारे फाइनेंशियल प्रेशर्स आने शुरू हो गए थे, जिस वजह से उसके फाउंडर्स ने ये कंपनी जेम्स मैक्लीमोर और डेविड एजर्टन नाम के 2 लोगों को बेच दी, जो कि मियामी में इसकी फ्रेंचाइजी चलाते थे। इसके बाद से बर्गर किंग का राइज शुरू हुआ। नए ओनर्स ने इसके नाम के आगे से इंस्टा हटा दिया और साथ ही कुछ चेंजेस लाने शुरू कर दिए। जैसे उन्होंने इंस्टा ब्रॉयलर मशीन को हटाकर उसे फ्लेम ब्रॉयलर से रिप्लेस कर दिया और साथ ही साथ वो फ्रेंचाइजीज फैलाने के लिए बहुत अग्रेसिवली कैंपेन करने लगे। जहां मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेने में ये प्रॉब्लम थी कि मैकडोनल्ड्स चाहता था आप रेस्टोरेंट्स के डिजाइन से लेकर यूनिफॉर्म्स और मेन्यू तक बाकी मैकडोनल्ड्स रेस्टोरेंट्स की तरह ही रखें। वहीं बर्गर किंग ने जल्दी एक्सपैंड करने के लिए इन सभी चीजों को इग्नोर किया और उन्होंने फ्रेंचाइजी ओनर्स को ज्यादा फ्रीडम देनी शुरू कर दी। इसी वजह से अलग अलग बर्गर किंग्स न सिर्फ दिखने में अलग थे, लेकिन वहां अंदर का मेन्यू और टेस्ट भी एक दूसरे से बहुत अलग रहता था। पूरे 60 के दशक में इसी तरह से चलता रहा और बर्गर किंग को इससे फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो रहा था, क्योंकि लोग श्योर नहीं थे कि उन्हें बर्गर किंग में किस तरह का खाना मिलेगा, इसलिए लोग मैकडोनल्ड्स को ही प्रेफर कर रहे थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया बर्गर किंग के नए ओनर्स पिल्सबरी ने। पिल्सबरी एक केक कंपनी थी जिन्होंने 1967 में बर्गर किंग को $1.8 करोड़ में खरीद लिया था। इस समय बर्गर किंग के कुल 274 फ्रेंचाइजी रेस्टोरेंट्स थे, लेकिन सभी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। लेकिन अब आ जाते हैं उसी दौर पर जब बर्गर किंग और मैकडोनल्ड्स की असली लड़ाई शुरू होती है, जिसे आज हम बर्गर वॉर्स के नाम से भी जानते हैं। ये बात 1974 की, जब मैकडोनल्ड्स ने अपनी एड के तौर पर एक जिंगल लॉन्च किया था जिसके लिरिक्स में बिग मैक के अंदर सभी इंग्रेडिएंट्स लिस्टेड थे। इसके जवाब में बर्गर किंग ने हैव इट योर वे कैंपेन को लॉन्च किया, जिसमें वो कह रहे थे कि वो मैकडोनल्ड्स की तरह रिजिड नहीं है, बल्कि वहां कस्टमर्स चाहे तो अपने हिसाब से बर्गर्स बनवा भी सकते हैं। इस कैंपेन को लेकिन जल्द ही कुछ सालों में बंद कर दिया गया, क्योंकि कस्टमाइज्ड ऑर्डर्स की वजह से वेटिंग टाइम बढ़ जाता था और वहां भीड़ लगने लगती थी, जो बर्गर किंग अपनी एड से लोगों को याद नहीं करवाना चाहता था। इसके बाद इस वॉर में बड़ा शिफ्ट आया जब 1977 में बर्गर किंग ने मैकडोनल्ड्स के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव डोनाल्ड स्मिथ को अपने नए प्रेसिडेंट और सीईओ की तरह हायर कर लिया था। स्मिथ ने आते ही बर्गर किंग की ज्यादातर मैनेजमेंट टीम के मेंबर्स को बाहर कर दिया और उन लोगों से भर दिया जो उसके साथ मैकडोनल्ड्स में काम किया करते थे। इन सभी लोगों ने मिलकर कई सारे चेंजेस इस पूरे बिजनेस मॉडल में किए, जिसने बर्गर किंग के काम करने के तरीके को ही बदल कर रख दिया। स्मिथ और उनकी टीम ने सबसे पहले तो फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट को मजबूत किया और ओनर्स पर फोर्स किया कि वो मेन्यू और क्वालिटी को सिमिलर रखे। इसके अलावा कई बार ये टीम सरप्राइज चेकअप्स के लिए इन फ्रेंचाइजीज में भी चली जाती थी ताकि देखा जा सके कि सब कैसा चल रहा है। इस बीच तो कंपनी ने कई सारी फ्रेंचाइजीज का कंट्रोल भी अपने हाथ में ले लिया था, क्योंकि उनके ओनर्स उन्हें ठीक से नहीं चला पा रहे थे। अमेरिका और वेस्ट के कई देशों में लोग अपने ब्रेकफास्ट के लिए फूड ट्रक्स या किसी तरह के फूड जॉइंट्स पर निर्भर रहते हैं, जिस वजह से मैकडोनल्ड्स ने एक ब्रेकफास्ट मेन्यू भी लॉन्च किया था जो बहुत सक्सेसफुली चल रहा था। लेकिन बर्गर किंग के पास अभी ऐसा कुछ नहीं था। नई मैनेजमेंट ने एक ब्रेकफास्ट मेन्यू भी ऐड करवा दिया। इसके साथ साथ बर्गर किंग ने बहुत सारे नए कुकिंग मेथड्स भी अपनाने शुरू किए थे जो पहले मैकडोनल्ड्स में भी पाए जाते थे। और 1980 का दशक आते
आते आते ये सारी मेहनत रंग ला रही थी। लेकिन इस बार ये राइवलरी और भी गर्म हो गई जब 1982 में मैकडॉनल्ड्स ने बर्गर किंग पर एक मुकदमा दायर कर दिया। ये केस बर्गर किंग की एक एड को लेकर था जिसमें बर्गर किंग ने डायरेक्टली मैकडॉनल्ड्स का नाम लेते हुए ये कहा था कि उनके बर्गर्स का साइज बर्गर किंग से भी छोटा है। इसके अलावा बर्गर किंग ने ये क्लेम भी किया था कि टेस्ट बताते हैं कि उनका बर्गर ज्यादा सुपीरियर है। इस केस को लेकिन कोर्ट के बाहर ही सेटल कर दिया गया। अब ये नहीं मालूम कि इसके लिए बर्गर किंग को कितना पैसा देना पड़ा था, लेकिन इस केस का एक फायदा ये भी हुआ कि बर्गर वॉर्स में नई गर्मी आ गई थी और फिर तो जैसे दोनों ही कंपनीज एक दूसरे पर हमला करने से बाज नहीं आई। इसके 2 साल बाद मैकडॉनल्ड्स ने मैकडॉट लॉन्च किया था जो कि बर्गर किंग के वूपर के रिस्पॉन्स में एक बर्गर था। ये एक स्पेशल स्टायरोफोम कंटेनर में दिया जाता था जिसकी एक साइड पर गरम पैटी और बन होते थे और दूसरी तरफ बाकी वेजीज और बन। मैकडॉनल्ड्स का लॉजिक ये था कि इससे बर्गर ज्यादा समय तक गर्म रहता है। वैसे तो ये आइडिया बुरी तरह फ्लॉप रहा और इससे डिसकंटिन्यू भी कर दिया गया, लेकिन फिर भी इस बर्गर वॉर में ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है क्योंकि पहली बार बर्गर किंग ने मैकडॉनल्ड्स जैसे जायंट को उनके रिस्पॉन्स में कुछ लॉन्च करने पर मजबूर किया था। ये साफ दिख रहा था कि मैकडॉनल्ड्स भी अब बर्गर किंग को एक खतरा मान चुका है। मैकडॉनल्ड का मजाक उड़ाते हुए भी एक कमर्शियल बर्गर किंग ने लॉन्च किया था। इसके अगले ही साल बर्गर किंग ने अपने वूपर का साइज भी बढ़ा दिया था और अब वो मैकडॉनल्ड के किया भी बर्गर से ज्यादा बड़ा था और उन्होंने इसे भी पब्लिक तक पहुंचाने के लिए तकरीबन $3 करोड़ सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पर खर्च किए थे। एक एड में तो मैकडॉनल्ड्स और वेंडीज जो कि एक और पॉपुलर रेस्टोरेंट चेन है, इन दोनों के एम्प्लॉइज को इस बात के लिए रोता हुआ देखा गया था कि अब वो कैसे बर्गर किंग से कम्पीट करेंगे। इसी तरह की एड कैंपेन्स हमें आज भी देखने को मिलती है। जब IT नाम की एक हॉलीवुड हॉरर का प्रीमियर हो रहा था तो बर्गर किंग ने वहां पर अपनी एड चला दी थी। उस एड में लिखा था नेवर ट्रस्ट अ क्लोन, क्योंकि IT मूवी में क्लोन एक विलेन था और बर्गर किंग का मास्कॉट भी एक क्लोन है। इसलिए ये एक बहुत ही अच्छा मौका था मैकडॉनल्ड्स पर एक फ्रेंडली अटैक करने का और ये मौका बर्गर किंग ने अपने हाथों से नहीं जाने दिया। इसी तरह से आपको सैकड़ों वीडियोस और कमर्शियल मिल जाएंगे जहां ये दोनों कंपनीज एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी हुई हैं। लेकिन फिर भी बर्गर किंग के सामने कई और समस्याएं भी थी। जैसे 1989 तक बर्गर किंग बहुत अच्छा बिजनेस नहीं कर रहा था और इस समय पूरे पिल्सबरी को ग्रैंड मेट्रोपॉलिटन नाम की एक कंपनी ने खरीद लिया जो लेकर बिजनेस के लिए जानी जाती थी। इस मर्जर के बाद एक नई लेकर कंपनी बनी जिसका नाम था डियागो, जो अब बर्गर किंग की भी पेरेंट कंपनी बन गई है। इन्होंने उनके मेन्यू में कुछ सुधार किए और कुछ आइटम्स को ड्रॉप भी किया, लेकिन बर्गर किंग की ओनरशिप कभी भी स्टेबल नहीं रही। वो एक ओनर से दूसरे ओनर के पास लगातार जाती रही। 2002 में इसे एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी बना दिया गया था, लेकिन 2010 में फिर से इसे एक प्राइवेट प्लेयर 3G कैपिटल ने एक मेजॉरिटी स्टेक अक्वायर कर लिया। इसके बाद 3G कैपिटल और उनकी पार्टनर बर्कशायर हैथवे ने मिलकर इसे टिम हॉर्टन्स के साथ मर्ज कर दिया और अभी इसकी ओनरशिप इस मर्जर से निकली एक नई एंटिटी रेस्टोरेंट ब्रांड्स इंटरनेशनल के हाथ में है। आज दोनों ही कंपनीज तेजी से ग्रो कर रही हैं, लेकिन ये बात कहना गलत नहीं होगा कि रेस चाहे मैकडॉनल्ड्स जीत रहा हो पर बर्गर किंग ने भी कम अपसेट्स नहीं क्रिएट किए हैं। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में आपको काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।